सोचिए जरा, साल था 2015, महीना दिसंबर का। गोवा में विजय माल्या अपने 60वें जन्मदिन की एक शानदार पार्टी दे रहे थे। और ये कोई आम पार्टी नहीं थी। ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। 14 करोड़ रुपए सिर्फ एक पार्टी पर। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये माल्या का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। दुनिया के बड़े बड़े नामी लोग वहां मौजूद थे। एनरिक इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। एक ऐसा साम्राज्य जो ढहने की कगार पर था। शायद किसी ने नहीं सोचा था, खुद माल्या ने भी नहीं, कि इस ग्रैंड पार्टी के ठीक 2.5 महीने बाद वो 9,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के आरोपों से बचने के लिए हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाएंगे। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो विजय माल्या की कहानी को अगर सही में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक पीढ़ी पीछे, उनके पिता विठल माल्या के पास। विठल माल्या एक बेहद नपे-तुले और लो प्रोफाइल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने चुपचाप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और फिर थे उनके बेटे विजय माल्या, एकदम उल्टे, एक पार्टी एनिमल जिनकी लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में रहती थी। मतलब पिता और पुत्र में जमीन आसमान का फर्क था। तो जब सिर्फ 27 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता का इतना बड़ा एम्पायर संभाला, तो उन पर एक प्रेशर था खुद को साबित करने का। वो सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि एक विजनरी के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। और कुछ शुरुआती नाकामियों के बाद उन्हें एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। उन्होंने फास्ट फूड चेन से लेकर कोला ब्रांड तक कई बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन ज्यादातर में वो नाकाम रहे। और यहीं से ना उनके गलत बिजनेस फैसलों का एक पैटर्न सा शुरू हो गया था। लेकिन फिर आए किंगफिशर बियर, और यहीं पर माल्या का जादू चला। उन्होंने बियर को सिर्फ बियर की तरह नहीं बेचा, उन्होंने एक लाइफस्टाइल बेचा। नया लोगो, कैची स्लोगन, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, देश में शुरू हो रहे पब कल्चर को भुनाना, और ग्लैमरस किंगफिशर कैलेंडर, इन सब ने मिलकर किंगफिशर को एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। अब किंगफिशर तो सुपर हिट थी, लेकिन माल्या को कहीं ना कहीं लगता था कि शराब के धंधे में वो इज्जत, वो सम्मान नहीं है। उन्हें एक ऐसा बिजनेस चाहिए था जो ग्लैमरस भी हो और सम्मानित भी। और बस यहीं से उनकी कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। किंगफिशर एयरलाइंस बनाने का उनका जुनून। देखिए, किंगफिशर एयरलाइंस का जो बिजनेस मॉडल था ना, वो शुरू से ही गड़बड़ था। वो एक 5 स्टार प्रीमियम सर्विस देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक ऐसे मार्केट में जहां लोग टिकट खरीदने से पहले 10 बार कीमत देखते हैं। इसेंशियली वो एक लग्जरी प्रोडक्ट डिस्काउंट पर बेच रहे थे। ये तो कभी चल ही नहीं सकता था। और खर्चों की तो कोई सीमाएं नहीं थी। प्लेन के अंदर लग्जरी इंटीरियर, ऑनबोर्ड शेफ, इन सब से प्लेन का वजन बढ़ा, फ्यूल का खर्चा बढ़ा, और बर्बादी तो हो ही रही थी। कमाल की बात तो ये है कि लोग उनकी महंगी वाली चम्मच कटोरी तक चुरा कर ले जा रहे थे। शुरू से ही ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब एयरलाइन इतना पैसा डुबो रही थी, तो उसे इतने बड़े बड़े लोन मिल कैसे रहे थे? चलिए इस 9,000 करोड़ के घोटाले की परतें खोलते हैं। यही तो वो सवाल है जो सबके दिमाग में आता है। बैलेंस शीट पर साफ साफ घाटा दिख रहा है, फिर भी बैंक पैसा क्यों दिए जा रहे थे? इसका जवाब छिपा है कुछ अजीबोगरीब बैंकिंग प्रैक्टिसेस में और माल्या की अपनी पहुंच और असर में। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है आईडीबीआई बैंक से लिया गया 950 करोड़ का लोन। अब लोन के बदले कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जिसे कोलैटरल कहते हैं। तो जानते हैं क्या गिरवी रखा गया? किंगफिशर ब्रांड। सिर्फ नाम। और उसकी कीमत कितनी लगाई गई? पूरे 4,100 करोड़ रुपए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, बाद में जब उसी ब्रांड की दोबारा वैल्यूएशन हुई, तो उसकी असली कीमत निकली सिर्फ 100 करोड़। मतलब ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये दिखाता है कि बैंकों ने कितना बड़ा और सच कहें तो एक अजीब सा जुआ खेला। देखिए, 2010 तक किंगफिशर पहले ही डिफॉल्ट कर चुका था। अब बैंकों के पास दो रास्ते थे, या तो अपना नुकसान मान लें या फिर और पैसा डालकर देखें। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। 17 बैंकों ने मिलकर और लोन दे दिए, और तो और कुछ कर्ज को तो मार्केट से 60% महंगी कीमत पर शेयर में बदल दिया। मतलब डूबते हुए पैसे को बचाने के लिए और पैसा झोंक दिया।
और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, माल्या को एक टाइटल मिला, विलफुल डिफॉल्टर। ये एक बहुत ज़रूरी कानूनी शब्द है। इसका सीधा मतलब ये है कि जांच करने वालों को लगा कि माल्या के पास पैसे चुकाने की क्षमता तो थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पैसे नहीं चुकाए। एक तरफ उनकी एयरलाइन डूब रही थी, कर्मचारियों को महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ माल्या के खर्चे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आईपीएल टीम खरीद रहे हैं, फॉर्मूला 1 टीम चला रहे हैं, प्राइवेट जेट का ऑर्डर दे रहे हैं। ये सब बस एक दिखावा था, एक डूबते हुए जहाज को बचाने की आखिरी हताश कोशिश। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देश से फरार होना, उसके बाद का कानूनी ड्रामा और आज की तारीख में क्या स्टेटस है। तो तारीख थी 2 मार्च 2016। बैंकों का शिकंजा कस रहा था और विजय माल्या 7 बड़े बड़े सूटकेस लेकर लंदन की फ्लाइट में बैठ गए। बाद में ये भी पता चला कि सीबीआई का जो लुकआउट नोटिस था उसे रहस्यमयी तरीके से बदल दिया गया, जिससे उन्हें देश छोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और तब से लेकर आज तक एक लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है और वो लंदन में कानूनी दांवपेच से बचे हुए हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी कहानी में एक अच्छी खबर भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक अधिकारियों ने माल्या की जब्त की हुई प्रॉपर्टी और शेयर्स बेचकर करीब 14,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। ये ओरिजिनल लोन अमाउंट से भी ज्यादा है, तो कम से कम देश के टैक्स पेयर्स के लिए ये एक राहत की बात है। आखिर में ये कहानी विरासत की भी है। एक तरफ रतन टाटा जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली की विरासत को और आगे बढ़ाया, उसे इज्जत दी और भरोसे का दूसरा नाम बन गए। और दूसरी तरफ है विजय माल्या, जिन्होंने अपने पिता के बनाए साम्राज्य और उनकी विरासत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। हो सकता है आज भी विजय माल्या के पास अरबों की दौलत हो, लेकिन जब भी इतिहास में उनका नाम आएगा तो उन्हें एक भगोड़े की तरह याद किया जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसने अपने पिता की विरासत डुबो दी और पूरे देश का भरोसा तोड़ा। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी दौलत उस खोई हुई इज्जत को कभी वापस खरीद सकती है?